बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन इस वक्त एक नई तरह की सियासत भी होने लगी है, जो कि बुर्का नशी। आपको वो खबर याद होगी कैसे एक सवाल पूछा गया एक पत्रकार की तरफ से, और उसके बाद जो सियासत है कि कैसे आंगनबाड़ी, बाकायदा ये बताया गया कि कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा और जो महिलाएं बुर्का नशी हैं, जो वोट डालने आ रही हैं, अगर उनकी आइडेंटिटी चेक करने की जरूरत पड़ी तो की जाएगी। लेकिन इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है शहजाद आपका। धन्यवाद आपका चौपाल पर मुझे इन्वाइट करने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि नियम का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मैंने और सवाल ही आपने नहीं पूछे। कम्युनिस्ट का बस चले तो वो आपको भी हिजाब और बुरखे में पॉडकास्ट करवा दे। देखिए, महिला सशक्तिकरण इनको जमता नहीं है। समस्या ये है, और हमेशा कट्टरपंथियों के सामने महिलाओं के अधिकारों का ये हनन करते हैं, उसको बलि चढ़ाते हैं। नहीं, मतलब दर्शकों के लिए मैं आपसे सरल भाषा में समझना चाहती हूँ, आप बेहतर इसको बता पाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो नियमों के खिलाफ है, भाई चेक क्यों करना है। लेकिन वो बता रहे हैं कि आपको अगर आप वोट डालने जा रहे हैं, अगर आपकी आइडेंटिटी देखने की जरूरत होगी तो फिर इसमें गलत क्या है? नियम क्या कहता है शहजाद? देखिए, नियम बड़े साफ है। इलेक्शन ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960 हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो, चुनाव आयोग को हर वोटर की आइडेंटिटी चेक करने का अधिकार है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो यही जो राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी, वो हो सकती है ना। बुरखे में कोई जा रहा है या घूंघट में कोई जा रहा है, वो वही व्यक्ति है, मर्द है या औरत है, कैसे पता चलेगा? तो चेक करना अनिवार्य है। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि चाहे घूंघट पहनने वाला कोई हो या बुरखे पहनने वाला हो, आंगनवाड़ी की सेविकाएं, पुलिस नहीं, मर्द नहीं, महिला सेविकाएं चेकिंग करेंगी और इंश्योर करेंगी कि एपिक में जो है वो वही है, वही वोट डाल रहा है। तो इसमें समाजवादी पार्टी का पेट क्यों दर्द कर रहा है? बिहार में उनका क्या स्टेक है? दूसरी बात, आप बताइए, उन्होंने जो लेटर लिखा है ना कि देखो ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें उन्होंने ये तो जरूर कहा कि बुरखे वाली का चेकिंग ना हो, घूंघट वाली का कुछ नहीं बोला। मतलब तो यहाँ पर भी सांप्रदायिक कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम आतंकी छोड़ना है ये फतवा जारी किया था, फिर हाई कोर्ट ने रोक लगाई और बोला कि मुस्लिम आतंकी छोड़ेंगे तो कल क्या पद्मश्री देंगे क्या? ये सिमी को मासूमों का झुंड बोलते थे, मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था एक बार जब प्रतिबंध लगा था। तो आतंक और बाकी चीजों का भी मजहब के आधार पर पैमाना तय करना, इनके लिए वोट बैंक नीति, सुरक्षा नीति और राष्ट्र नीति के ऊपर है हमेशा। अच्छा शहजाद, क्योंकि उनके लेटर में घूंघट का जिक्र नहीं है, आप चेक कर लीजिए। इस पे 3-4 डिबेट भी हुई थी न्यूज 18 पे, रूबिका ने भी की थी, अमीश ने भी किए थे। उनसे पूछिए, एक जिक्र नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम है कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए महिला की, निजता का अधिकार, तो भाई घूंघट वाली का भी तो होगा ना। घूंघट वाली को छोड़ दिया। और मुझे समझ में नहीं आता, अभी 3-4 दिन पहले इनका आउटरीच चल रहा था अफगानिस्तान के विषय पे, महिला अधिकार, तो यहाँ पे महिला का अधिकार तय करने दो महिला को। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि एक धर्म की महिला का अधिकार और दूसरे को भूल जा रहे हैं। वो तो उस धर्म की भी महिलाओं के अधिकार नहीं मानते। शाह बानू में क्या किया? शाह बानू में जब उनको तलाक पे मेंटेनेंस मिला, जो सारी महिलाओं को मिलता है, तो ये कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गए। 3 तलाक का जब रद्द हुआ, वो कुप्रथा और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो शायरा बानू में भी नतमस्तक हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इनको नहीं चाहिए क्योंकि वो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का हथियार है। क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है, क्रिमिनल कोड में इनके शरिया में कोई दखल अंदाजी नहीं होती। समझ रही हो? वो नहीं चाहते कि मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मुझे शरिया कानून के हिसाब से चोरी के लिए पकड़ा जाए और हाथ काटा जाए। वहां पे बोलते क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म हो, और सिविल कोड में तो यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों चाहते हैं? क्योंकि महिलाओं का अधिकारों का हनन करना। अच्छा, ये आप और बेहतर बता पाएंगे। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि भाई इसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। हज के लिए जब जाते हैं हाजी, तो वहाँ पर भी, क्योंकि गैर मुसलमान तो वहाँ जा नहीं सकते, तो वहाँ अगर बुर्का नशी महिलाएं होती हैं तो चेक तो किया ही जाता होगा ना। जहाँ यहाँ से भी होती है चेकिंग, और जब वहाँ पे लैंड करते हैं वहाँ पर भी, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि महिला चेकिंग करती है। बिल्कुल ये बात सही है कि पूरी डिग्निटी के साथ होती है। और वही चीज इलेक्शन कमीशन ने किया और कहा है। ज्ञानेश कुमार जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं इसकी चेकिंग करेंगी बिना भेदभाव के। तो मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि इनकी समस्या सुरक्षा या वोटर के चोरी होने की नहीं है। अगर वोट चोरी का इतना डर है तो भाई, अगर मान लीजिए कि ऐसी घटनाएं सामने आई है कि बुर्खा पहना हुआ कोई मर्द निकला, बुर्खा पहनने वाला कोई सुरक्षा का एक खतरा पैदा कर रहा है कहीं पे, या कोई घूंघट डालकर भी आ सकता है और कर सकता है, तो भाई सबकी चेकिंग होनी चाहिए। पर वो केवल एक बात कहते हैं कि हम बुरखे वाले की चेकिंग ना हो, घूंघट वाले की चेकिंग हो। तो फिर तो इससे वही वोट चोरी वाली बात आ जाएगी। मतलब आपकी आइडेंटिटी फिर कोई और भी तो इस्तेमाल कर सकता है अगर आप चेक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। पर देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इनका पूरा इकोसिस्टम है, वो किसी स्टैंड पर
कंसिस्टेंट नहीं है। वैसे वो कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, है ना, वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। केरल में वहां पर वो हिजाब को किताब के ऊपर रखते हैं। अब केरल में भी जो समस्या हुई, एक क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल का रूल है कि भाई स्कूल में भी आप हिजाब पहन सकते हैं, हिजाब पूरा कवर नहीं करता, हेड स्कार्फ होता है, स्कूल तक आप पहन सकते हैं। क्लासरूम के अंदर सब यूनिफॉर्म पहने होंगे, पहले से रूल है, जब से स्कूल बनी है। बच्ची 4 महीने से स्कूल जा रही है, एडमिशन फॉर्म में उसने एक्सेप्ट किया कि मैं ये रूल फॉलो करूंगी। 4 महीने से कोई हिजाब का नहीं है उनको प्रॉब्लम। 4 महीने के बाद उनको समझ में आता है कि हिजाब पहनना है। वहां पे जब स्कूल बोलता है नहीं यूनिफॉर्म आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा क्लासरूम में, तो एसडीपीआई आकर वहां पर दंगा करता है और वहां की सरकार जो है वो पूरी नतमस्तक हो जाती है और स्कूल को बोलती है, क्रिश्चियन स्कूल को, कैथोलिक चर्च की स्कूल को, कि आपको रूल नहीं फॉलो करना है, आपको शरिया फॉलो करना है। तो ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं दिन रात, संविधान संविधान, और भाई शरिया के सामने जो है वो हो जाते हैं, लेट जाते हैं। नहीं तो आपको लगता है बार, क्योंकि ये पहला मौका नहीं शहजाद, कई मर्तबा अलग अलग राज्यों से हिजाब बार बार विवाद का केंद्र कैसे बन जाता है, या राजनीति चमकाने के लिए होता है? हर चुनाव से पहले ये हिजाब, बुरखा, आइडेंटिटी, यूसीसी, वक्फ, इन्हीं विषय यही विषय लेकर आते हैं। कभी इन्होंने ये बात की है कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मुसलमानों को 9% पॉपुलेशन है, 9% सरकारी जॉब दी है, हम 10% देंगे? कभी इन्होंने बात की है कि मुसलमानों को 11 करोड़ टॉयलेट में से मोहम्मद और मोहित दोनों को टॉयलेट मिला है, हम भी टॉयलेट बना के देंगे तुम्हारे घर में, हम आपका अच्छा पक्का आवास बनाएंगे, हम आपके बैंक अकाउंट खोलेंगे? ना, कभी नहीं वो बात करते हैं। वो बात क्या करते हैं, सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी, कितनी नागरिकता छीनी? वक्फ आएगा जमीन छिन जाएगी, कितनी लोगों की जमीनें छीनी? अब आ गए हैं हिजाब पर, और हिजाब पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्ट्रिक्ट फैसले हैं। हिजाब मुसलमानों के पर्सनल, जो वो कहते हैं ना, रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। एसेंशियल प्रैक्टिस, कुरान पाक में हिजाब का 7 बार जिक्र है, एक भी बार एज ए आइटम ऑफ क्लोथिंग नहीं है। हिजाब को मेटाफोरिकल सेंस में कहा गया है कि आंखों का हिजाब रखे, मतलब जब आप एक पराई स्त्री को देखते हैं तो आप अपनी शर्म से आंखें जो है आंखों का पर्दा जिसे कहा जाता है, उस बैरियर को मर्द और औरत दोनों को फॉलो करना है। इन्होंने क्या बना दिया कि महिला एक पिंजरे में रहे, अपने कन्वीनियंस से आपका इंटरप्रिटेशन करना है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम्स में एसेंशियल प्रैक्टिस हिजाब का नहीं है, और उन्होंने कहा स्कूल के रूल्स, कॉलेज के रूल, एग्जामिनेशन के रूल फॉलो होंगे, पर फिर भी मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है चुनाव के संबंध में कि अगर हिजाब या बुरखा पहन के कोई जाती है तो उनकी चेकिंग अनिवार्य होगी जैसे होना है। और ये बताइए क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? देश अगर देश संविधान से चलेगा, कानून नियम से चलेगा कि शरिया से चलेगा, लेकिन वो बार बार आपको नहीं लगता कि इसी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं और एक धर्म का नाम लेकर बार बार? बिल्कुल, ये देखिए, जुबान पे संविधान, मन में वोट बैंक की दुकान, यही इनकी पहचान। इसीलिए ये संविधान का तो हिजाब पहनते हैं, संविधान का हिजाब पहनने वाले असली चेहरा शरिया वाला है। आप देख लीजिए कोई भी इशू उठा के, वक्फ ने केरल में, केरल की बात हो रही है, मुनब्बम में क्रिश्चियन चर्च की जमीन हड़प ली। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये जो वक्फ ने किया ये लैंड ग्रैबिंग है, पर ये सारे वक्फ के रिफॉर्म ना हो इसके पैरवी कर रहे थे। वक्फ ने एक 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया। आप बताइए, इस्लाम कुरान पाक जो है वो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, मतलब वक्फ उसके बाद आया। 1500 साल पुराना गांव कैसे क्लेम हो सकता है, मंदिर कैसे क्लेम हो सकता है? महाकुंभ की जमीन क्लेम कर दी, विजयपुरा में किसानों की जमीन क्लेम कर दी, पर इनके लिए इमारत शरिया, वो इमारत शरिया के कार्यक्रम में गए थे। और सोचिए ना, जिन लोगों ने इंदिरा जी के खिलाफ संविधान बचाओ की रैली की थी एक बार, गांधी मैदान में अब इमारत शरिया की रैली की उन्होंने। अच्छा, तो ये मुसलमानों को समझ में आता है कि उनके नाम पर बार बार इस तरह की सियासत होती है? बिल्कुल, देखिए मुसलमानों को भी या धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है? अब वो समझ में आ रहा है, इसीलिए तो हर वक्त क्या करते हैं वो कि और भी इमोशनल इशू पकड़ कर लाते हैं। अब वो सीए में नागरिकता छिन जाएगी, इसके नाम पर दंगे करवाए गए, पूरा दंगा हुआ, एको की नागरिकता छिनी क्या? अच्छा, ड्युअलिटी देखिए, एक तरफ बोलते हैं मुसलमानों का जीना यहाँ पे हराम है, और फिर बोलते हैं सीए में अफगानिस्तान के मुसलमान इधर बुला लो। तो मुसलमानों का जीना हराम है या अच्छा है, पहले वो बताओ, वहां के क्यों इंपोर्ट करवा रहे हो फिर? दूसरी बात, वक्फ के बारे में, मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए, दंगे तो नहीं हुए, हिंदुओं पर चिन्हित करके हमला हुआ। जो टारगेटिंग हमने देखी ना, आतंकी भी करते हैं पैंट निकाल के, वैसी ही मानसिकता और उसी मानसिकता के साथ मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की टारगेटिंग हुई। हिंदू घर जला दिए, हिंदू दुकान जला दी, और वहां पे वक्फ के नाम पर दंगे भड़काने वाले सब टीएमसी के लोग थे, सब टीएमसी के मंत्री थे। और क्या निकला, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? स्टे लगाया? नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये वक्फ कानून पे स्टे तो नहीं लगेगा,
तो मुझे लगता है कि संविधान इनकी जुबान पर है पर मन में वोट बैंक की दुकान है और इसीलिए शरिया के भाईजान। और ऐसे ही फिर एक आई लव मोहम्मद वो विवाद पूरा चला, मतलब किसी को मनाही नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हिंसा हुई वो भी आपने देखा। देखिए, आई लव मोहम्मद से किसी को परेशानी नहीं है। अब बोलिए ना आई लव मोहम्मद, पर अब जैसे मैं यहाँ पर न्यूज़ 18 में बैठा हूँ तो मैं आई लव न्यूज़ 18 बोलूँगा, किसी को समस्या है? नहीं। मैं अपने घर में आई लव कोई और चैनल बोलूँगा, किसी को समस्या है? पर मैं यहाँ के मंच पे आकर आई लव दूसरा चैनल बोलूँगा तो आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे तो मत बोलो ना, आप अपनी जगह पे बोलो। और देखो, आई लव मोहम्मद अगर शुरू कर दिया तो वो सोमवार को बोलेंगे आई लव महादेव, फिर वो मंगलवार को बोलेंगे आई लव हनुमान, फिर वो बोलेंगे आई लव दुर्गा, आई लव लक्ष्मी, आई लव संतोषी माँ, आई लव राम जी, आई लव शनि जी, फिर आप वो उसको भी झेलना पड़ेगा। आप तैयार है ना? अगर ऐसे ही करना है तो सामने फिर 7 दिन के आई लव हुआ भी ना, फिर तो होता हुआ भी हमने देखा ना कि फिर वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आई लव मोहम्मद 2 बोल दूं और सामने वाला आई लव महादेव ना बोल पाए और वो बोले तो मैं उस पर हमला कर दूं, पत्थर फेंक दूं। ये नहीं चलेगा, फिर आपको वो भी टॉलरेट करना पड़ेगा। आप अपना थोपोगे तो दूसरा भी अपना बोलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप मस्जिद में, आप अपने घर में आई लव मोहम्मद बोलिए, पूरा अधिकार है आपको। जहां डेजिग्नेटेड जगह वहां पे आप बोलिए, किसी ने रोका नहीं है। कोई और आई लव महादेव अपनी जगह पे बोल रहा है, उसके ऊपर पत्थर मत बरसाइए। हाँ, पर ये आई लव मोहम्मद के नाम पर ये जो, और पहले तो ये जो बैनर लगा रहे, इस्लाम में जहाँ तक मेरी समझ है ऐसे बैनर, पोस्टर, पिक्चर ये सब अवैध है, ये इसको अलाउ नहीं करते। तो ये तो आप एक प्रकार से इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो कि ये सब करते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से बचना चाहिए और विवादास्पद चीज़ों से बचना चाहिए। और आई लव मोहम्मद पूरा बोलिए, पर आई लव महादेव कोई बोलता है तो फिर उसके ऊपर पत्थर बरसे, ये सही बात तो शहजाद ये भी बताइए, क्या ऐसा है कि बैनर पोस्टर लेकर जाएंगे तभी जो आपकी मोहब्बत अल्लाह के लिए है या आपके गॉड के लिए तब पता चलेगी, मतलब उसके अलावा आप नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो फिर सड़कों पर तो हमने यही देखा ना। हाँ, तो ये भी तो समझना होगा ना फिर। तो देखिए, ऐसा है कि वही तो है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना है, ये नमाज नियत से पढ़ी जा रही है या नमाज सियासत से पढ़ी जा रही है? नमाज नियत से हो तो बहुत जगह मिल जाएगी आपको। नमाज सियासत से अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए अगर सड़कों को जाम करना है तो फिर देख लीजिए कि ऐसे देश नहीं चलता। देश संविधान कानून के हिसाब से चलता है। मिडिल ईस्ट के भी देशों में ऐसे ही कहीं पर भी आपको जगह मिल जाए, आप सड़कों पे नमाज पढ़े तो वो हटा देते हैं। ऐसे ही आप अतिक्रमण करो तो वो फाइन लगाते हैं। ये मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो मुस्लिम विरोधी है क्या? आपको नमाज नियत से पढ़नी है या किसी को सियासत करनी है, इसमें अंतर करना होगा। आखिर में मेरा सवाल ये, क्योंकि बार बार कहा जाता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि मुसलमान देश का खतरे में है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं खतरे में लग रहा हूं क्या? देखिए, मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमानों के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले वोट बैंक के ठेकेदारी, वो बड़ी खतरे में है। क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, अमर, अकबर, एंथनी तीनों को मिला। टॉयलेट बना तो शिल्पा सुल्ताना दोनों के घर पे बना। बैंक अकाउंट खुले, आयुष्मान कार्ड मिले तो मोहम्मद और मोहित दोनों को मिले। आज जिस प्रकार से मुसलमानों की तरक्की हुई है, चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है 70 से 30% मुस्लिम बच्चियों का, 3 तलाक की कुप्रथा खत्म हुई है, हज जाने की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, महरम के बिना महिलाएं हज पे जा सकती है, और 27 जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है मोदी जी को जो मिले, उसमें से 7 मुस्लिम देशों ने। और पता है कौन से मुस्लिम देश? सऊदी सबसे इंपॉर्टेंट, इजिप्ट इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट, बहरीन, यूएई प्रॉस्परस, पैलेस्टाइन जो सबसे इमोशनल विषय मानते हैं ये लोग, मालदीव्स। तो मुझे लगता है कि क्या ये देश एंटी मुस्लिम है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं, जिन्होंने केवल गुर्बत, गरीबी, दंगे दिए, आज जब मुसलमानों को ताकत और तरक्की मिल रही है तो वो मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर भड़का रहे। ये शुरू बीजेपी से होता है, बीजेपी पे एंड नहीं होता है। बोलते हैं फिर भारत माता की जय मत बोलो, फिर बोलते हैं वंदे मातरम मत बोलो। तो ये देश के खिलाफ जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये वोट बैंक के दुकानदार जो है उनकी समाप्त होती हुई राजनीति का ये प्रमाण है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला को आपने सुना, बड़ी बेबाकी से जिस तरह से मुसलमानों को बार बार टारगेट करके राजनीति की जाती है, उस पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी।